Hello everyone. Now I'm going to discuss part 2 of the chapter Sectors of Indian Economy. And in this part we will discuss about primary, secondary and tertiary sector in India. What is the position of primary, secondary and tertiary sector in terms of employment and in the share of GDP? एम्प्लॉयमेंट में कितना शेयर है प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का, और जीडीपी में कितना शेयर है, ये तीनों का हम लोग इस बात को एनालिसिस करेंगे पार्ट 2 में. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर. हम लोग देखेंगे कि टर्शियरी सेक्टर का इम्पॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है. आज से अगर 50 साल पहले टर्शियरी सेक्टर थर्ड पोजीशन पे था इन टर्म्स ऑफ शेयर इन जीडीपी में टर्शरी सेक्टर का सबसे कम शेयर था, लेकिन आज जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर है. लेकिन हाँ, दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे अगर एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है, वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, तो हम लोग फिर उस पर डिस्कस करके हम लोग पाएंगे कि प्राइमरी सेक्टर इज गिविंग मोस्ट एम्प्लॉयमेंट. प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में शेयर बहुत कम गया है, लेकिन 20% से भी नीचे हो गया. एग्जैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उस समय, लेकिन अभी भी इसमें कंट्री का 50% से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है. तो हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है या डिसगाइज इन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग की कंट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे. फिर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है. उसमें हम लोग देखेंगे how to create more employment. We will discuss that how we will give more employment in tertiary sector, because tertiary sector का शेयर तो ज़्यादा है जीडीपी में, लेकिन बहुत कम एम्प्लॉयमेंट दिया है वो, तो कुछ ही लोगों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है. और दूसरी तरफ प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में शेयर बहुत कम है, यानी कि उसमें इनकम कम आ रहा है, तो ज़्यादातर लोग अंडर एम्प्लॉयड है. ये सब हम लोग देखेंगे. फिर हम लोग सेकेंडरी सेक्टर का भी पोजीशन देखेंगे, और उसका भी ग्रोथ रेट थोड़ा बढ़ा है उसका, लेकिन शेयर ज़्यादा बढ़ा है. 4 टाइम जीडीपी में उसका भी शेयर बढ़ गया पिछले 50 साल से, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा दे पाया. तो ये सारा एनालिसिस हम लोग करेंगे. एंड नाउ वी विल सी द बुक. व्हेन वी विल सी द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया, वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ the three sectors changed. Position of these three sectors change in relation to employment and share in GDP. In 1973, there are two figures, 1973 and 2003. In 1973, the share of primary sector in GDP was highest, and next to it was the share of tertiary sector, and industrial sector was lowest. Primary sector was highest. But in 2003, after 30 years, in 2003, share of primary sector completely declined in comparison to tertiary and secondary sector, and the highest number of share in GDP went to tertiary sector and second to secondary sector, or we can say it manufacturing sector. तो जो प्राइमरी सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का शेयर अब सबसे कम हो गया. टोटल अगर जीडीपी देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर और एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर का शेयर सबसे कम हो गया, और टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा उसका शेयर हो गया, और सेकेंडरी सेक्टर का शेयर उसके बाद है. लेकिन अगर हम लोग यही कंपैरिजन, जैसे जीडीपी में तो इनका शेयर काफ़ी बढ़ गया, लेकिन अगर इस कंपैरिजन अगर हम लोग करेंगे एम्प्लॉयमेंट से, अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे और सभी चीज़ों से, तो काफ़ी मतलब हम लोग देखेंगे डिफरेंस इनका एम्प्लॉयमेंट में. इसमें जैसे कि आप ग्राफ 2 में फिर देखेंगे, ग्राफ 2, तो जीडीपी में 2003 में प्राइमरी सेक्टर का शेयर सबसे कम है जीडीपी में, लेकिन अगर वही 2003 में देखेंगे या 2000 के आसपास, तो प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा शेयर है.
मोर देन 50% प्राइमरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड हैं, और दूसरी तरफ टर्शियरी सेक्टर का शेयर जीडीपी में सबसे ज़्यादा है, जीडीपी में सबसे ज़्यादा है टर्शियरी सेक्टर का शेयर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में टर्शियरी सेक्टर का शेयर बिल्कुल कम है। तो ज़्यादा पैसा आ रहा है टर्शियरी सेक्टर में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस सेक्टर में बहुत कम लोगों को मिल रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि प्राइमरी सेक्टर की ओवरलोडेड है एम्प्लॉयमेंट के लिए। जीडीपी में शेयर उसका बहुत कम है, लेकिन उसका एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा शेयर है, बहुत ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसलिए प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की इनकम कम है, और यह इसको कह सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट है प्राइमरी सेक्टर में। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो और यहाँ पे हम लोग अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा है 1973 से, जिस हिसाब से वो बढ़ा है, जैसे 1973 में एकदम छोटा था इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर, लेकिन 2003 में उससे ये 4 गुना बढ़ गया 30 साल में। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में 4 गुना एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट किया है, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ वो 2.5 गुना ज़्यादा 2.5 टाइम्स ज़्यादा हुआ है, और जबकि जीडीपी शेयर 4 टाइम्स बढ़ा है। लेकिन टर्शियरी सेक्टर का शेयर लगभग मोर देन 8 टाइम बढ़ गया है टर्शियरी सेक्टर का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में इसका शेयर बहुत कम बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट में शेयर इसका सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ा है। तो ये सब को देखते हुए अगर देखते हैं तो हम लोग को एक प्रॉब्लम समझ में आता है कि देयर इज़ ए अंडर एम्प्लॉयमेंट इन टर्शियरी सेक्टर, इन प्राइमरी सेक्टर, एंड टर्शियरी सेक्टर नीड टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। टर्शियरी सेक्टर में ऐसा काम को ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो जनरली टर्शियरी सेक्टर में क्या है कि हम लोग देखते हैं कि आईटी प्रोडक्ट से ज़्यादा जीडीपी आ रहा है, जो आईटी रिलेटेड वर्क, और उसमें लोग का एम्प्लॉयमेंट कम है। तो कम लोग एम्प्लॉयड है या ज़्यादा शेयर इनकम में हो रहा है उसको, तो ये एक इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। तो हम लोगों को सब सेक्टर को बढ़ाना होगा और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वर्क को बढ़ाना होगा। तो यही चीज़ को समझने हुए वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, तो हम लोग देखेंगे कि इन इंडिया there has been a change in the share of the 3 sectors in GDP. A similar shift has not taken place in employment. Graph 3 shows the share of employment in the 3 sectors in 1973 and 2000. The primary sector continues to be the largest employer even in the year 2000. So, all these things, but we didn't, why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? अगर प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में शेयर गिर गया तो एम्प्लॉयमेंट भी उसको कम देना चाहिए था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उसमें बहुत ज़्यादा है, और दूसरा सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में नहीं बढ़ा और जीडीपी बढ़ गया। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम करता है इकॉनमी को। तो ये सब अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय 8 टाइम्स इन टर्शियरी सेक्टर, 8 गुना बढ़ गया आउटपुट गुड के प्रोडक्शन का, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का आउटपुट इंडस्ट्रियल सेक्टर का आउटपुट 8 टाइम बढ़ गया और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 2.5 टाइम्स बढ़ा है, और टर्शियरी सेक्टर का प्रोडक्शन जो है मतलब सर्विस का प्रोडक्शन 11 टाइम्स बढ़ गया और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 टाइम्स उसमें बढ़ा, और जबकि प्राइमरी सेक्टर का बहुत नीचे हो गया है, 20% से भी कम हो गया उसका आउटपुट, और एम्प्लॉयमेंट उसका अभी भी 50% से ऊपर लोग एम्प्लॉयड है इसमें। तो यानी कि 50% से ज़्यादा लोग जिसमें एम्प्लॉयड हैं उनका जीडीपी में शेयर 20% से भी कम है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसी के लिए कहा जा सकता है कि देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर। सो वी हैव टू इंक्रीज आवर employment. So what is underemployment? There is a question also, what do you understand by underemployment? So the kind of
अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब and is clearly visible as unemployed. It is also called disguised unemployment. तो इससे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लोग दिन भर काम करता है लेकिन अर्न बहुत कम कर पाता है, क्योंकि वो मतलब कि 2 आदमी के काम की ज़रूरत थी, वहाँ पे 5 आदमी काम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं सब कुछ ना कुछ, लेकिन इनकम में कोई इंक्रीज़ नहीं होता है और सबको अपने इनकम से कम में लेना पड़ता है, बांटना पड़ता है। तो इसलिए ये अच्छी चीज़ नहीं है इकॉनमी के लिए। तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे? तो हम लोग इस डिस्कशन से ये कह सकते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में, और इससे लोगों की इनकम कम आ रही है, और इसको बढ़ाने का अगर हम लोग को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना होगा तो हम लोगों को कुछ टेक्निक अडॉप्ट करना पड़ेगा। we have to identify, promote and locate industry and service in semi-rural areas where a large number of people may be employed. तो हम लोग को पहले लोकेट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ ज़्यादा लोग काम करते हैं, और इस तरह से हम लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड वर्क सबको ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क वाले वर्क को प्रमोट करना पड़ेगा। यहाँ तक कि टर्शियरी सेक्टर में भी, जैसे जहाँ ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे होटलिंग है, टूरिज़्म है, ये सब चीज़ों को ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ, ये सब सेक्टर को ज़्यादा हम लोग को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने भी कुछ कुछ स्कीम्स को चालू किया है, जैसे नरेगा स्टार्ट किया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। It started in 200 districts of India. It is a right to work. लोगों को काम का अधिकार दिया गया था कि आपको कम से कम साल भर में 100 दिन का काम मिलेगा। अगर 100 दिन से काम कम मिला तो जितना दिन भी काम 100 दिन से कम मिला है उस दिन का सैलरी मिलेगा बिना काम के ही। ये गवर्नमेंट का एक गारंटी है। ये एक एक्ट बन गया है जिसको नरेगा एक्ट बोलते हैं, 2005। तो ये 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये लागू है, चल रहा है सभी डिस्ट्रिक्ट में अभी। तो ये सब चीज़ों से इसमें भी काफ़ी चीज़ों के द्वारा मतलब लोगों को जॉब भी मिलता है, और जब डेवलपमेंट का काम भी होते रहता है, दोनों एक साथ। सो ऑल दीज स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। सो वी हैव टू अब नेक्स्ट हम लोग को 2 और जो टाइप्स सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी जो बोले थे, तो उसमें तो एक तो हो गया एक्टिविटीज़ के हिसाब से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और एक हो गया ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। डिवीज़न ऑफ इकॉनमी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जिसमें कि कुछ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट का फॉलो होता है। They are registered by the government. Organized sectors are registered by the government, and they are following the rules and regulations, and which are given in various laws such as the Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishment Act. So it is called organized because it has some formal process and procedures. ये सारे एक्ट को फॉलो करता है, और सारा सैलरी में बेनिफिट्स वगैरह अपने वर्कर को, ये सारा चीज़ जो लॉ है उसी हिसाब से मिलता है। इसमें मिनिमम वेज फिक्स रहता है, हॉलीडे मिलता है, सारा चीज़, और सब रूल्स एंड रेगुलेशंस से। तो वर्कर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के होते हैं वो बहुत सारा सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजॉय करते हैं, और उनको मतलब कि फिक्स नंबर ऑफ़ आवर काम करते हैं वो लोग, और वो लोग अगर ज़्यादा काम करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा ओवर टाइम का भी पेमेंट मिलता है। इसके अलावा सेवरल अदर बेनिफिट्स भी मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को, जैसे कि पेड लीव मिलता है, पेमेंट मिलता है उनको हॉलीडे के समय, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, सारे बेनिफिट इनको मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स। तो ये सारा बेनिफिट ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को मिलता है, इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर का जॉब बहुत अच्छा होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में कि ऑर्गेनाइज सेक्टर
में जॉब कम है, हार्डली 5% पीपल आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, उससे भी कम ही है। और सारा जॉब जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे कि छोटा सा दुकान में काम करना, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरना, या फिर होटल में बैरा का काम करना, वेटर का काम करना, या फुटपाथ पे कोई सब्जी बेचना, फल बेचना। ये सारा चीज़ जो है वो वेंडर्स जो भी होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, दे ऑल वर्क, देयर वर्क कम्स अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो दे डोंट एंजॉय एनीथिंग, दे डोंट गेट्स बेनिफिट ऑफ एनीथिंग। वो ओवर टाइम भी करेंगे तो उनको उसका कोई प्रोविज़न नहीं मिलेगा, कोई फैसिलिटी नहीं, उनको कोई पेड लीव हॉलीडे नहीं मिलता है। अगर वो हॉलीडे में है, घर में है, तो उनको उसका पैसा नहीं मिलता है, सिकनेस लीव नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं और काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो हम लोग को एक क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंड unorganized sector and unorganized sector. Write their differences. Write their differences. तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा है कि वर्कर्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन यू हैव टू राइट। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा लॉ बनाना पड़ेगा, ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भी वर्कर्स को सारा बेनिफिट मिले। तो बिकॉज दे हैव लो सैलरी, तो इनकी सैलरी बढ़ानी होगी और इनको फेयर वेज मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करके इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं इंडिया में, जैसा मैंने बताया कि ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो दे आर मोस्ट वल्नरेबल पीपल, दे नीड प्रोटेक्शन। और in the rural areas, the unorganized sector mostly comprises a landless agriculture laborers, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans. Sharecroppers and artisans जैसे वेवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जो इस तरह का स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, और ये इनका सारा काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम होता है। तो इनको सपोर्ट होना चाहिए, इनको सपोर्टेड होना चाहिए, फैसिलिटी इनको मिलना चाहिए, डिलीवरी ऑफ सीड्स का टाइमली डिलीवरी, एग्रीकल्चरल इनपुट, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी, मार्केटिंग आउटलेट, ये सब इनको मिलना चाहिए। और अर्बन एरियाज़ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को, इसमें मेनली वर्कर्स होते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कैजुअल वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स लोग होते हैं, या फिर लोड वर्कर्स होते हैं जो माथा पे हेड लोड वर्कर्स जो भार उठाते हैं, गारमेंट मेकर, रैग पिकर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले सब, ये सब जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही कहलाता है, क्योंकि दे डोंट फॉलो एनी रूल्स रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर जॉब इज़ नॉट सिक्योर्ड। कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड। तो ये सबसे बड़ा बात है कि अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ वर्कर है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। तो ये ऑलरेडी वल्नरेबल होते हैं और उनका जॉब कंडीशन भी वल्नरेबल ही होता है। तो इसलिए इनको और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो besides getting irregular and low paid work, these workers also face social discrimination. तो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट इज़ नेसेसरी फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। तो हम लोग को इस तरह से प्रोटेक्ट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखना है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। और एक थर्ड जो है जिस हिसाब से ये किया गया है, सेक्टर्स को बांटा गया है, वो ओनरशिप के हिसाब से, जैसे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर।
तो पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया जो गवर्नमेंट का है, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टर, जैसे कि जो भी इसका एसेट्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर की कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी है, पब्लिक सेक्टर की और भी बहुत सारी कंपनी है, सेल है। तो इस तरीक़ा से रेलवेज़ वगैरह, पोस्ट ऑफिस, ये सारा पब्लिक सेक्टर का है। तो ये सब में गवर्नमेंट अपने वर्कर को सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह वो फैसिलिटी देती है, सारा उसको रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता है। दूसरा तरफ है एक प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टेस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये सब प्राइवेटली ओन्ड है। तो इसमें भी जो अच्छे अच्छे कंपनी हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्राइवेट कंपनी भी आते हैं और ये भी अपना बेनिफिट देते हैं। तो लेकिन हाँ, पर्पस दोनों का डिफरेंस है। पर्पस है पब्लिक सेक्टर का कि वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, उनको उनका पर्पस है कि फैसिलिटी देना लोगों को, वेलफेयर स्टेट के तहत सभी लोगों को इसका एक सर्विस देना। तो हालांकि गवर्नमेंट रेज करती है मनी, बहुत सारा टैक्स लेती है, इसके द्वारा अपना एक्सपेंस गवर्नमेंट मीट करती है, और पब्लिक सेक्टर के चीज़ों में गवर्नमेंट लोगों को वो बेनिफिट देती है उससे, और थोड़ा बहुत उसका उसकी वो मतलब बहुत कम रखता है उसका, कोई भी टिकट हुआ या कुछ भी, तो ये सब होता है। लेकिन रिजनेबल कॉस्ट में प्राइवेट सेक्टर नहीं देता है। प्राइवेट सेक्टर को अपना प्रॉफिट निकालना रहता है, और प्राइवेट सेक्टर को जहाँ लॉस होगा वहाँ पे वो नहीं चलाएगा। हालांकि बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर का पोजीशन ख़राब होते जा रहा है। तो कुछ एक्टिविटीज़ में तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही है, जैसे कि जहाँ पे प्राइवेट वाले नहीं काम करते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट को जाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे जगह पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि सरकारी जो गवर्नमेंट का है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, उसमें लॉस में जा रहा है। तो ये सब दोनों का डिफरेंस है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का। तो गवर्नमेंट को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गवर्नमेंट को क्या प्राइवेट सेक्टर चलाना चाहिए या पब्लिक सेक्टर, तो इसका आंसर ये होगा कि गवर्नमेंट को दोनों चलाना चाहिए। हाँ, प्राइवेट सेक्टर अगर अच्छा कर रहा है क्योंकि उसमें कंपटीशन रहता है तो प्राइवेट सेक्टर भी चलाना चाहिए, और पब्लिक सेक्टर बहुत जगह पे अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उस जगह पे प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं जाना चाहता है, जैसे रिमोट विलेज है जहाँ पे उसको लॉस हो जाता है, तो वो सब चीज़ों में गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर वहाँ पे काम करे। जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ये सब में गवर्नमेंट शुड स्पेंड, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर का पोजीशन होना चाहिए, रोल अच्छा। प्रॉपर स्कूल्स, रनिंग प्रॉपर स्कूल, क्वालिटी एजुकेशन and elementary education these are the duty of government, and India is a illiterate population, large number of, so government should spend money on it। तो इन सभी चीज़ों में गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। तो ये सब है। तो हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, या एक्सप्लेन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, व्हाई पब्लिक सेक्टर इज नीडेड, पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत क्यों है, पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है और पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत क्यों है, सरकार को क्यों स्पेंड करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन है। तो फाइनली और कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे दे रहा हूँ जो आप लोग देख लीजिए। टू टेक द क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 1 of sub part 2 is in terms of employment and share in GDP, compare the position of primary, secondary and tertiary sector in India।
in terms of employment and share in GDP, compare the position of primary, secondary and tertiary sector in India. ये पूरा कंपेयर करना है ग्राफ के साथ, उसके बाद या डायग्राम बना के या ग्राफ बना के. सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रीजन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर. राइट द रीजन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये एक्सप्लेन करना है. ना क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सेक्टर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. राइट इट्स ड्रॉबैक. किस सेक्टर में मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड है, राइट इट्स ड्रॉबैक. इन विच सेक्टर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, राइट इट्स ड्रॉबैक. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्रिएट होगा, सारे सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा. तो ये सारा क्वेश्चंस, ऑल दीज क्वेश्चंस you have to write, and now it is time to say goodbye, and now this chapter is completed, and very soon I will send video of another chapter. Thank you.